हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स। तो आज हम देखने वाले हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल है कि ये टॉपिक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ के रखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सही से करना है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी को आपको सही से करना होता है। जीओसी में क्या होता है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट्स जैसे अलग अलग इंटरमीडिएट्स, अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वो सब कुछ ये कैरी करता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको अगर आप कर लेते हो फिर आप 11th और 12th में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उसमें बहुत कम ही आपका ऐसा चांस रहता है कि आपको दिक्कत हो। तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है आपका वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, मतलब मैं ये लिखने नहीं वाला हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस ने दिए थे, और अगर आप चाहते हो नोट कर सकते हो मैं जब बोल रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर उसको सुन के। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुड ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम लिविंग मटेरियल। ठीक है, ये था बर्जिलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी। जो यूरिया होता है NH3CO NH3, ये होता है ये था वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब हीटिंग NH4CNO बाई जो एफ वोलर ने दिए थे। ये आप नोट कर सकते हो। एफ वोलर नाम का एक जो साइंटिस्ट थे वो थे जर्मनी का, जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने पहली ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो था, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस उन्होंने बनाए थे। ठीक है, कैसे बनाए थे? NH4CNO जो था, NH4CNO उसको हीट करके उन्होंने बनाए थे NH2CONH2, जो था पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो था, और इसका नाम था यूरिया। ठीक है, इसका नाम था यूरिया। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि इससे ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये फर्स्ट पढ़ाया जाता है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम होता है, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपका ये स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक। तो जो पहले हमें देखने को मिलता है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, और मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये एक क्रैश कोर्स है, तो डेफिनेटली इसमें आपको डिटेल में तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कुछ नहीं मिलेगा। आपको एज ए रिवीजन रिसोर्स आप इसको इसके ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और रिवीजन को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और सारा टॉपिक जो भी क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो भी नोट्स है वो आप बना सकते हो डेफिनेटली। तो सारा ये रिवीजन मटेरियल है जो भी आप अभी देख रहे हो। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के अंडर में। अच्छा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इसका क्लासिफिकेशन होता है। कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो इसका? एक होता है साइक्लिक और एक होता है असाइक्लिक। ये दोनों टाइप का ये होता है। साइक्लिक के अंदर आता है क्लोज्ड चेन और रिंग। मतलब अगर आप साइक्लिक कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे तो वो क्लोज्ड चेन होगा या वो रिंग बनाता है। ठीक है, और जो असाइक्लिक होता है वो होता है ओपन चेन। ये होता है ओपन चेन, और आप इसको एलिफैटिक भी कह सकते हो। तो ये एलिफैटिक नाम बहुत ज़्यादा बाद में जाके आप सुन सकते हो, क्योंकि ये एलिफैटिक नाम ही यूज़ होता है। तो एलिफैटिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एक्चुअली क्या होता है? ओपन चेन होता है। ठीक है, इसका ओपन चेन देखने को मिलता है, और ये असाइक्लिक होता है। इसका कोई साइक्लिक फॉर्म और रिंग फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन साइक्लिक का होता है। जो साइक्लिक होता है पर्टिकुलर उसका दो पार्ट में आप इसको डिवीज़न कर सकते हो। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक।
और जो भी ओपन चेन होता है इसका भी दो डिवीज़न हो सकता है। नहीं, इसका कोई डिवीज़न नहीं होगा, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक मतलब क्या होता है, इसको आप कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड। इसको लिखते रहिएगा ताकि आपका नोट्स भी साथ ही साथ बनते रहेगा, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसका होमोसाइक्लिक के अंदर ही आता है। कार्बोसाइक्लिक मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर। ओवरऑल अगर हम देखें तो उसके अंदर जो कार्बोसाइक्लिक वर्ड होता है उसी पर्टिकुलर बात से ही आता है कि जो साइक्लिक जो रिंग बनेगा ना वो सिर्फ कार्बन की ही बनेगा, सिर्फ कार्बन वहाँ पे जो मेन एटॉम होगा वो कार्बन होगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे होमोसाइक्लिक का पार्ट, ठीक है। ये होमोसाइक्लिक है ना, इसके अंदर आता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, इसके अंदर आता है, हाँ दिख रहा है, तो एलिसाइक्लिक इसके अंदर आता है। और इसके अंदर आता है एरोमेटिक, ठीक है, इसके अंदर आता है एरोमेटिक। तो ये एक एरोमेटिक वर्ड आप ज़रूर से सुने होंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका दो पार्ट होता है, तो ये डिवीज़न आप देख सकते हो कैसे हम एरोमेटिक तक पहुँचे। अब जो एरोमेटिक होता है ये भी दो पार्ट में डिवीज़न होता है, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है, WBJEE में, कि बहुत सारा ऐसा एक क्वेश्चन दिया जहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा, जिसके अंदर बोलेगा कि कौन सा बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो उसको आपको टिक करना है। तो इस तरीके की क्वेश्चन बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड के ऊपर आता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है ओवरऑल आपका जो भी क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पे हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आता है आइसोमेरिज्म, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब तक आप थोड़ा सा नोट्स को देख लो कि कौन सा क्लासिफिकेशन हमने देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। उसके बाद आता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो जो आइसोमेरिज्म होता है इसका फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये होता है एक्चुअली। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या होता है एक्चुअली, आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आइसोमेरिज्म है मान लो यहाँ पे कि आपका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होगा, बट उसके अंदर का जो भी इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल आप कह सकते हो प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, तो इंटरनल प्रॉपर्टी जो होगा वो अलग अलग होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। तो एक्चुअली यही होता है आइसोमेरिज्म, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जैसे CH4, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर मतलब एक इंटरनल प्रॉपर्टी, तो वो होता है ऐसा, ठीक है। अब बात यहाँ से आता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो यहाँ पे कुछ एक है, मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे मान लो कि CnH2n+2 ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसी के अंडर में जो भी स्ट्रक्चर्स होगा, जो भी बन सकते हैं, जैसे n=1 ले तो पहला ये बनता है, तो अगर 2 ले तो C2H6 बनेगा। अब इसका मतलब है कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है और हो सकता है कुछ और भी स्ट्रक्चर बने। इसका भी मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो इसका कोई और भी प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे दे दें, ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें C2H2 है, C2H2, हालांकि ये एल्किन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो C2H6 है यहाँ पे ऐसा हो गया।
अब ये एक्चुअली वेरी सबसे ज़्यादा करता है ऐसे, मान लो कुछ ऐसा बना, नहीं तो ऐसा बना, तो अगर हम ये दोनों देखें तो इसका अंदर का जो भी प्रॉपर्टी है वो सेम होगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो इसका कितना बन रहा है, यहाँ पे C4H10 बन रहा है। ये एक एल्किन है, सॉरी एल्केन है। तो ये भी अगर आप देखोगे इसका भी सेम होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इसका भी अगर आप देखोगे तो इसका भी 10 हाइड्रोजन और आपका 4 कार्बन है, तो यहाँ पे C4H10 होगा। तो डेफिनेटली ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, लेकिन इस दोनों के अंदर क्या चेंज है, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर का चेंज है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये दो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसको कहते हैं हम एक्चुअली आइसोमेरिज्म। हालांकि इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करने पे ये आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइसोमेरिज्म इज जस्ट क्या है कि दोनों कंपाउंड अगर आइसोमर है, तो आइसोमर क्यों है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसी के रिप्लाई में आप क्या बोलोगे कि हो सकता है उसका दोनों प्रॉपर्टी अलग है, एक प्रॉपर्टी दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मतलब बाहर से देखने में लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन अंदर में अगर हम उसका झांके तो हो सकता है कुछ अलग ऐसा चेंज है कि जिससे वो दोनों एक दूसरे का क्या बन रहा है, आइसोमर बन रहा है। तो दिस टाइप ऑफ जो फिनोमेना है, दिस टाइप ऑफ जो आपका धर्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, जिनको इसमें दिक्कत होते थे तो वो आइसोमेरिज्म टॉपिक को ऐसे समझ सकते हो कि बाहर से देखने में लगता है सेम, लेकिन अंदर में जाने के बाद देखने को मिलता है कि कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, तो आइसोप्रोपेन का। तो ये जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, आइसोब्यूटेन आप कह सकते हो उसको, जो भी हो। तो जो यहाँ पे ये है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब स्ट्रक्चरल के अंदर भी बहुत सारा भाग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंदर भी बहुत सारा भाग होता है। जैसे पहला नंबर है चेन आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है, तो इसके ऊपर अच्छा खासा नोट्स बनाइए। तो चेन आइसोमेरिज्म जो है, इसको आप न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस इन द मैटर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, मतलब कार्बन चेन के ऊपर क्या हो रहा है, डिफरेंस बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये जो चेन आइसोमेरिज्म है, ये इसका एक एग्जांपल मैं ले देता हूँ। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 एंड एक और होता है, होता है, मतलब दोनों ही होगा ना, तभी तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कार्बन चेन के ऊपर। CH3 और इसके ऊपर CH3। तो ये दो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपका चेन के ऊपर। ये देखो, चेन मतलब ये वाला चेन है, दिस इज कॉल्ड चेन, और ये चेन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म के अंदर ये आता है। इसका नाम है N ब्यूटेन और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको फर्क देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा। जो मैं एग्जांपल बताया वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करोगे तो वो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे ये एक नंबर गया, दूसरे नंबर पे मैं ऐसे ही इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है
पोजीशन आइसोमेरिज्म ये कहता है कि अगर आपका डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, लिख लेते हैं इसको, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ, दिख रहा है ना, ठीक है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट difference of the position in the position of the substituent atom या group or an unsaturated linkage in the same carbon chain. कार्बन चेन सेम होगा, ठीक है, कार्बन चेन सेम होगा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस आ सकता है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप, मतलब सब्स्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप का पोजीशन में अगर कोई चेंज आया, या हो सकता है कि अनसैचुरेटेड जो लिंकेज उसके अंदर अगर कोई चेंज आया, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर हम देखें तो कैसे हम देख सकते हैं, जैसे मैं इसको मिटा के आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ. तो एक एग्जांपल देते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म एक्चुअली कैसे हम देख सकते हैं. पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसा होता है आप थोड़ा सा देखिएगा. ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, तो यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहाँ पे है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, ठीक है, आइसोमेरिज्म सॉरी ये कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है. तो ये मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ, अगर आपका रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हैं कमेंट पे, मैं इसके ऊपर एक 1 शॉट बना दूंगा, ठीक है, कि जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर है. तो ये है ब्यूट 1 इन. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो अनसैचुरेटेड लिंकेज है वो कहाँ है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, मतलब यहाँ पे है फर्स्ट पोजीशन पे. और जो अगर आप जो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये होगा. तो इसमें अंदर देखो ये बीच में आ गया, तो ये जस्ट शिफ्ट हो गया, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है. तो यहाँ पे देखो ये C4H आपको देखने को मिलेगा 8, और ये भी होगा C4H 8, तो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी C4H8, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये जो अनसैचुरेटेड लिंकेज है वो शिफ्ट हो रहा है, दोनों के लिए अलग अलग हो रहा है, अलग अलग पोजीशन पे, और ये इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहलाता है, ठीक है. और इसका नाम अगर आप देखोगे तो ये होगा ब्यूट 2 इन, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन. तो डेफिनेटली ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, इसी के अंदर सब कुछ स्ट्रक्चरल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर लिए. इसके बाद आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी. रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो तीसरा नंबर पे आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, तो एकदम नाम से ही ये इजीली क्लियर हो सकता है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब है डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स. डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स, ये होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा, हालांकि ये बात से ही समझ में आता है, ये जस्ट लिखना है इसलिए लिख दिया, लेकिन बात से ही समझ में आता है कि रिंग और चेन, मान लो एक कार्बन पे रिंग बन रहा है, एक स्ट्रक्चर पे एक कंपाउंड के लिए रिंग बन रहा है, और एक दूसरा कंपाउंड के लिए क्या बन रहा है, चेन बन रहा है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन, ठीक है. और जो सेकंड है वो क्या है, मान लो ऐसा है CH2 और ये, इसको कहते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन. प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है,
ठीक है। तो देखिए दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। देखो ये प्रोपोनिन है और ये साइक्लोप्रोपेन है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आइसोमेरिज्म है ना, ये हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत आए, लेकिन मैं एक ऐसा कंसेप्ट आपको सिखवा दूंगा लास्ट में। ये लास्ट में क्यों? क्योंकि सारा कुछ पढ़ लो, उसके बाद वो अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है ना, ये एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो कंसेप्ट आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट में, ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो अभी तो आप नोट्स बना लो ताकि आप रिवीजन कर सकते हो। साइक्लोप्रोपेन और ये दोनों को देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये भी है C3H, ये कितना है 6 है। और अगर आप ये देखोगे तो इसमें देखोगे C3H6 है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। ये C3H6 है, ये भी C3H6 है, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो सब कुछ ये स्ट्रक्चरल के अंदर ही आता है। तो दूसरे जो आ रहा है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल के अंदर जो चौथा आ रहा है, 4th नंबर, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये क्या कहता है? डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहता है। अब ये मतलब क्या है? देखो, जैसे CH3 CH2OH और एक और अगर हो तो CH3O CH3, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे ईथर आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो रहा है, लेकिन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ये है C2H5O C2H6O और इसका भी है C2H6O, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसका फंक्शनल नेचर अलग है। फंक्शनल ग्रुप का नेचर अलग है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मेटामेरिज्म। सब कुछ स्ट्रक्चरल के अंदर ही आ रहा है। उसके बाद आता है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और जो एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं पहले स्ट्रक्चरल के ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आइसोमेरिज्म का फर्स्ट भाग और स्ट्रक्चरल के अंदर सब कुछ डिस्कस मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद आता है मेटामेरिज्म, जो ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, हाँ। तो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म ये भी इम्पोर्टेंट, इसका ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। मेटामेरिज्म कहता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ alkyl groups attached on either side, ठीक है, either यहाँ पे either side of the same functional group, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देखिए ध्यान से, जैसे ये है कुछ ऐसा कि CH3O, अब ध्यान से देखिएगा, CCC, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का पोजीशन, एक्चुअली ये ऑक्सीजन हम नहीं कहते हैं, इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है, ईथर बोलते हैं इसको। हम अगर देखें पर्टिकुलर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको ईथर ग्रुप कहते हैं। तो ईथर ग्रुप आप देखिए कहाँ है, ये दोनों पर्टिकुलर कार्बन के बीच में है, ठीक है। और अगर आप दूसरा पर्टिकुलर बनाओगे उसका आइसोमेर, तो पर्टिकुलर उसमें होगा कुछ ऐसा कि ऑक्सीजन ग्रुप जो भी है, मतलब ईथर ग्रुप आप कहते हो इसको, तो जो ईथर ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है,
यहाँ पे 4 टोटल कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन ही होगा, लेकिन जो ईथर ग्रुप है वो कहाँ आ गया, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, दोनों का पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें इसका भी कितना है, 4 कार्बन है, इसमें 5 7 और ये 10 है, तो H10O, और ये देखोगे तो यहाँ पे 5 7 और 10 H10C4O, तो इसका भी C4H10O, इसका भी C4H10O, लेकिन दोनों में क्या चेंज है, दोनों में उसका जो ईथर ग्रुप है उसमें वैरी हो रहा है। तो देखिए डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच ऑन आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन पर्टिकुलर उसका जो भी अल्काइल ग्रुप्स है, ये जो अल्काइल ग्रुप्स है आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्काइल ग्रुप्स, देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है। तो अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग है लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के बाद क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, मेटामेरिज्म के बाद आता है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये भी इसके अंदर ही आता है। मेटामेरिज्म के बाद है टॉटोमेरिज्म, तो ध्यान से देखिएगा, और टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म दिख रहा है ना पूरा, हाँ दिख रहा है। तो टॉटोमेरिज्म इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉटोमेरिज्म ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉटोमेरिज्म कितना हुआ, 6ठा। ठीक है, अब टॉटोमेरिज्म क्या कहता है, ये एक्चुअली है आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलर जो आइसोमर्स है उसको एक साथ में वो जो दिखाता है पर्टिकुलर नेचर, वो होता है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म होता कैसा है, ध्यान से देखिएगा। टॉटोमेरिज्म एक्चुअली 2 अलग अलग इसका डिवीज़न हो सकता है। एक है आपका हम अगर देख सकते हैं कि डायड सिस्टम। ठीक है, डायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म जो होता है ना, यहाँ पे आप 20 में लिख सकते हो टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म का एक होता है डायड सिस्टम और एक होता है ट्राइड सिस्टम। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, हालांकि ये स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल पाए। ठीक है, तो मैं पूरा मिटा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पूरा एक बार मिटा देता हूँ तो मुझे स्पेस ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉटोमेरिज्म ही, उसका जो भी भाग है उसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म दोनों भाग उसका होता है, एक होता है डायड सिस्टम, एक होता है ट्राइड सिस्टम। तो टॉटोमेरिज्म एक होता है डायड सिस्टम और एक होता है ट्राइड सिस्टम। अब ये कैसा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायड सिस्टम और ट्राइड सिस्टम कैसा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, डायड सिस्टम होता है इफ द हाइड्रोजन एटम, पहले लिख लीजिएगा, इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स between two polyvalent atoms linked together। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। दूसरा जो है ट्राइड सिस्टम में बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो ये है HCN, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली होता कैसा है, ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये हाइड्रोजन एटम ये पर्टिकुलर कैसे बिहेव करता है, ये ऐसे बिहेव करता है, जो C के साथ लिंक्ड है, कभी कभी N के साथ भी होता है। मतलब इसको हम अगर HCN कहें तो दूसरे को हम कहेंगे HNC। मतलब H जिसके साथ रहेगा
उसी हिसाब से उसका नामकरण होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो डेफिनेटली इसको हम कहते हैं क्या, डायट सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का डायट सिस्टम ये होता है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइड सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ द हाइड्रोजन एटम migrates from first polyvalent atom, migrates from first polyvalent atom to the third polyvalent atom, to third polyvalent atom when within the same molecule ठीक है, in a chain। ठीक है, इसको हम जैसे इसका सबसे ज़्यादा फेमस जो मतलब ये है ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम बहुत सारा हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम क्या होता है, फर्स्ट पॉलीवैलेंट एटम से थर्ड पॉलीवैलेंट एटम पे क्या करता है, सेम मॉलिक्यूल पे माइग्रेट करता है। लेकिन इसके अंदर जो इसका एक एग्जाम्पल है पर्टिकुलर ट्राइड सिस्टम का, वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो एनोल सिस्टम हम कहते हैं यहाँ पे, इसको आप कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा मूव करूँगा यहाँ पे। हाँ, तो जो कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म है ये कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे ये है एक कीटो ग्रुप और एक है ये वाला ऐसा, तो ये एक्चुअली होता क्या है। अब ये देखिए, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसी में हम एक्चुअली जो आइसोमेरिज्म होता है वो होता है टॉटोमेरिज्म। तो इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम साइन यूज़ होता है। तो अब देखो ध्यान से ये कैसे माइग्रेट करेगा। एक्चुअली ये कैसा होगा कि जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे गिरेगा और पर्टिकुलरली ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होगा कुछ ऐसा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा रहेगा कि हाइड्रोजन ऐसा हो गया क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया ना, और यहाँ पे एक आया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ऐसा होगा, हाँ इससे बनेगा इससे बनेगा COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे कि कैसे कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो यहाँ पे कीटो ग्रुप था, यहाँ पे कीटो ग्रुप था, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये इनॉल बन गया। दिस इज कॉल्ड इनॉल। इन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, और ऑल मतलब यहाँ पे अल्कोहल। तो ये हो गया इनॉल और ये हो गया कीटो। तो इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। उससे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, इनॉल फॉर्म पे। तो डेफिनेटली इसको कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा अब हम एक और फॉर्म यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब इसका एक और एग्जाम्पल। तो इसको मैं मिटाना पड़ेगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल है पर्टिकुलर ट्राइड सिस्टम का, वो है नाइट्राइट नाइट्रोफॉर्म। ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसको कहते हैं नाइट्राइट नाइट्रोफॉर्म। ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रोफॉर्म। अब नाइट्राइट नाइट्रोफॉर्म मतलब, अच्छा ये सब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ये R ये I है, ठीक है, और ये T है। तो नाइट्राइट और नाइट्रोफॉर्म, देखो जैसे ये अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं नाइट्राइट फॉर्म। ठीक है, ये होता है नाइट्राइट फॉर्म, इसको हम कहते हैं नाइट्राइट फॉर्म। और इससे जो कन्वर्ट होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। जो हाइड्रोजन है ना, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, पर्टिकुलर नाइट्रोजन पे चला गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन से ये लगा हुआ था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो ध्यान से देखिएगा,
अच्छा, इसको ऐसे लिखो कि पर्टिकुलर आप ऐसे लिख सकते हो कि कुछ भी आप लिख सकते हो ऐसा। तो पर्टिकुलर ऐसे ही आ रहा है कि जो नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड था, तो ये जस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा हूँ, जो भी हो। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो ये होता है नाइट्राइड नाइट्रोफॉर्म, ठीक है। नाइट्राइड नाइट्रोफॉर्म इसको कहते हैं, HONO। फिर से मैं बना देता हूँ इसको कि जो नाइट्राइड फॉर्म होता है वो होता है HONO, और उससे क्या चेंज होता है, यहाँ पे N के साथ वो हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। N के साथ हाइड्रोजन आ जाता है ऐसे, और इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड नाइट्रोफॉर्म, ठीक है। ये है नाइट्राइड, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड फॉर्म, और ये होता है नाइट्रोफॉर्म। देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है और इसको कहते हैं नाइट्राइड, ठीक है। तो इससे आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो डिस्कस बहुत ज़्यादा मतलब होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, तो उसको मैं थोड़ा सा बाद में कराऊँगा। उससे पहले एक मैं चीज़ बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है, और पर्टिकुलर जो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट में डिस्कस कर दिया, स्ट्रक्चरल के अंदर बहुत सारा भागे था, तो उसको मैं डिस्कस कर दिया। अब अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक को, जो बहुत जल्दी आप समझ सकते हो, ठीक है, और रिवीजन एज ए रिवीजन आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। तो वो टॉपिक का नाम है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ये कहाँ से आता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है, मतलब जो हम लिखाए थे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में जो लिखा था आइसोमेरिज्म, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से एक और भाग आता है, वो होता है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, देखो ये डिपेंड करता है, फर्स्ट जो चीज़ है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसका दो भाग होता है, मतलब दो इसका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और एक होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो इसका दो भाग होता है, एक होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। एक्चुअली होमोलाइटिक फ्यूजन अगर हम डिस्कस करें तो पर्टिकुलर आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो एक कार्बन है, एक एक्स है, और कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है हमें पता है, और एक्स का वैलेंसी मान लो 1 है। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिपेंड करता है पूरा जो भी फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन का है, अगर वो करीब करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम एक्स होगा, तो तब यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। मतलब ये जो कार्बन और जो पर्टिकुलर वो एटम जो यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं कोवैलेंट बॉन्ड, वो टूट जाता है कुछ ऐसे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेते हैं खुद का इलेक्ट्रॉन या कुछ किसी दूसरे का, वो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देके जो बनाया गया है, पर्टिकुलरली वो बॉन्ड टूट जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल को मिल जाता है। तो कुछ ऐसे इसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। इससे जो फॉर्म होता है ये ऐसे फॉर्म होगा, C और यहाँ पे डॉट आता है प्लस X डॉट आता है, ठीक है। तो X डॉट प्लस ये बनता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो बन रहा है इसको कहते हैं, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है थ्रू दी होमोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का ज़्यादा होगा,
मान लो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है x से और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ऐसा है, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो उससे क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से अगर कम है या कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा है तो दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आता है। अब बात यहाँ पे आता है कि अगर ये कंडीशन है तो पर्टिकुलर क्या होगा, कुछ ऐसा पहले था तो x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पूरा क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा शिफ्ट होके यहाँ पे C पॉजिटिव बनेगा प्लस x नेगेटिव बनेगा। इससे ये जो बन रहा है कार्बन की हमें देखना है, क्योंकि कार्बन का ही तो सारा बातचीत चल रहा है ना इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव लेके यहाँ पे बैठ गया, तो ये पर्टिकुलर इसको कहते हैं कार्बो कैटायन। हमें पता है कि जो कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर रहेगा तो वो कार्बो कैटायन बन जाएगा, तो कार्बो कैटायन बोलते हैं इसको। दूसरा जो होता है, अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा है, देखिए x कोई भी हो सकता है, x एनी एटम, कुछ भी एटम हो सकता है x, ठीक है, जनरलाइज कर रहे हैं इस पूरा टॉपिक को। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो तब क्या होगा, तब ये जो बॉन्ड था और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा था तो इधर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे जो बनेगा, इससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और x के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनायन। कार्ब एनायन, एनायन मतलब हमें पता है कि एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज है और जो कैटायन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कैटायन बनेगा तो वो पर्टिकुलर इसके ऊपर आता है और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आता है और कैटायन मतलब पॉजिटिव। और अगर कार्बन के ऊपर बनेगा तो कार्ब वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पे कार्बो वर्ड यूज़ होगा। तो डेफिनेटली इससे आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैं डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और कार्बिन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका पर्टिकुलर एक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो बन रहा है, ठीक है। सबके बीच में एक डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा एज ए रिवीजन नोट्स, तो डेफिनेटली इसको भी देखिएगा। तो थोड़ा सा आप रिवीजन कर लो, बहुत सारा चीज़ पढ़ चुका हूँ हम एक साथ यहाँ पे। तो डेफिनेटली नोट्स भी बनाता रहना ताकि आपको बाद में जाके ये नोट्स काम आए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम देखने वाले हैं फ्री रेडिकल के ऊपर डिस्कशन, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल होता है, कुछ पॉइंट में लिखाऊंगा, ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना उसके ऊपर, और कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा कि कार्बोकैटायन जैसे पॉजिटिव लेके बैठता है, कार्बन नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का एक क्या है एक मतलब ज़्यादा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो डेफिनेटली इसको हम पर्टिकुलर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकली ये क्या है, नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फ्री रेडिकल के साथ नहीं बता सकते, क्योंकि फ्री रेडिकल के ऊपर जस्ट एक डॉट रहता है, तो उसको हम क्या बताएंगे, वो एकदम बीचों बीच में है ना, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। हाईली अनस्टेबल होता है ये, हाईली अनस्टेबल होता है ये, क्योंकि ऐसा कौन बनना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता है। अच्छा, और ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है। ये होता है sp2, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसको प्लेन पे आप रख सकते हो, मतलब ये प्लेन पे रहता है। इट कैन बी पुट इन अ प्लेन, तो एक प्लेन पे आप इसको रख सकते हो। उसके बाद आता है ये
कौन सा इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो मैग्नेटिकली वो कैसा होगा, तो उसके बारे में, तो मैग्नेटिक नेचर आप इसको लिख सकते हो, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर इसका होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ऑर्डर में आता है pH3C डॉट इज ग्रेटर देन pH2CH डॉट, ठीक है, इज ग्रेटर देन pHCH2 डॉट इज ग्रेटर देन CH2 डॉट। ये क्या है एक्चुअली, स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होगा। अच्छा, उसके बाद आएगा 3 डिग्री रेडिकल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री रेडिकल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। तो ऐसा होता है। उसके बाद आएगा CH3 डॉट और उसके बाद आता है CH2CH डॉट। इसको बोलते हैं विनाइलिक रेडिकल, ठीक है। इसको आप मिथाइलिक रेडिकल भी बोल सकते हो, मिथाइल रेडिकल, इसको मिथाइल रेडिकल भी आप बोल सकते हो। तो ऐसा ऑर्डर बनता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है इसके बारे में, मतलब कहाँ कहाँ आपको ये दिखेगा बाद में जाके, उसके बारे में आप लिख सकते हो। कैन बी, विल बी डिस्कस्ड इन कौन सा टॉपिक में, कौन कौन सा रिएक्शन पे। एक आता है वुड्स रिएक्शन, इसमें इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होगा। उसके बाद आता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यहाँ पे भी इसका डिस्कशन देखने को मिलता है, मतलब इसका मैकेनिज्म आता है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ कहाँ होता है, वुड्स रिएक्शन पे होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन पे होता है, ठीक है। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पे, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। मान लो यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, मान लो बोला कि वुड्स रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन पे कौन सा मैकेनिज्म दिखता है, रेडिकल मैकेनिज्म, तो आप ऐसे कह सकते हो। तो कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी दिखता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि और ज़्यादा टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका, हो सकता है इसका 3 लेक्चर भी बने पर्टिकुलर इस चैप्टर का, जीओसी का, जीओसी फर्स्ट, ये जीओसी पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। जीओसी पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 1 का भी हो सकता है 3 लेक्चर्स बने। तो डेफिनेटली डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है और इसका नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।